Bulletin sponsored by Kashmir House, Begum Bazaar, Hyderabad. National News sponsored by JRS Group of Companies, Sofa World, the biggest furniture mall in South India. नाज़रीन आदाब, HMTV के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रिजवाना। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। Headlines sponsored by Kashmir House, Begum Bazaar, Hyderabad. पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिम अफजल गुरु को दी गई फांसी। बीजेपी की जानिब से खैर मकदम, मुल्क भर में हाई अलर्ट। बोत्सा सत्यानारायणा की दिल्ली में आजाद से मुलाकात। रियासत की सियासी सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। गुंटूर में बाबू और नलगुंडा में शर्मिला की पदयात्राएं। बदनवानी पर बाबू की हुकूमत पर तनकीद। ईरानी कप में अंबाटी रायुडू की शानदार सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कल होगा टीम का ऐलान। और अब पेश है खबरें तफसील से। दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिम अफजल गुरु को आखिरकार तख्तेदार पर लटका दिया गया। सदर जमहूरिया की जानिब से अफजल गुरु की रहम की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद मरकजी वजारत दाखिला ने 4 फरवरी को अफजल गुरु की सजा तय कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी देने के बाद जेल के इहाते में ही आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। ये तमाम कार्रवाई खुफिया तौर पर अंजाम दी गई। अपोजिशन बीजेपी ने अफजल गुरु को फांसी का खैर मकदम किया है, जबकि कश्मीर के अलाहिदगी पसंद कायदीन ने इस पर मायूसी का इजहार किया। अफजल गुरु को फांसी के पेश नजर मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी करते हुए कश्मीर के हसास मकामात पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। Recommended by Home Ministry earlier in 2011, I examined in detail. It took me some time, but I recommended to President of India on 21st of January, and the file came to me from the President of India on 3rd. On 4th I signed and was sent for further execution to the department. The department took it to, I think, the पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर मतजाद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। बीजेपी सीनियर कायद विद्यासागर राव ने कहा कि अफजल गुरु को बहुत पहले ही फांसी दी जानी चाहिए थी। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी राघव बुल्लू ने अफजल गुरु को खुफिया तौर पर फांसी दिए जाने पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मरकज से सवाल किया कि फांसी की सजा को राज में रखना क्या माने रखता है। दूसरी जानिब विरासम कायद वरा राव और हुकूक इंसानी तंजीमों ने अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के खिलाफ टैंक बंद पर एहतजाज किया। ताहम वीएचपी कारकुनों की जानिब से एहतजाज में दखल अंदाजी की वजह से यहाँ हालात कशीदा हो गए। पीसीसी चीफ बोत्सा सत्यानारायणा दिल्ली दौरे पर हैं। दौरे दिल्ली के दौरान बोत्सा ने रियासती कांग्रेस पार्टी इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। इत्तलात के मुताबिक इस मुलाकात में बोत्सा ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल और तेलंगाना मसले से आजाद को वाकिफ करवाया। दिल्ली दौरे के दौरान बोत्सा दीगर मरकजी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर मनीष तिवारी हैदराबाद के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान तिवारी ने कहा कि मरकज तेलंगाना मामले पर संजीदा है और इसके हल के लिए कोशिश जारी है। मनीष तिवारी ने दोनों इलाकों की आवाम को सब्र से काम लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मसला तेलंगाना एक हसास मसला है। चीफ व्हिप गंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने की सूरत में हुकूमत अपोजिशन का जवाब देने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत तमाम मसाइल पर मुबाहिसे के लिए तैयार है।
गंडरा ने तेलुगु देशम से सवाल किया कि वो अवामी मसाइल पर तबादले ख्याल के लिए तैयार रहें। टीडीपी सरबराह चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। जिले गुंटूर में उस्तुन्नाना मी कोसम यात्रा के दौरान बाबू ने तनकीद की कि कांग्रेस कायदीन हुकूमत चलाने के बजाय बदनवानी की जानिब रागिब हो गई हैं। दूसरी जानिब वाईएसआर कांग्रेस कायद शर्मिला ने नलगुंडा में पद यात्रा मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन ने मनज़म साजिश के तहत जगन को जेल में कैद कर दिया है। एमआईएम रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी को रिहा करने का मुतालबा करते हुए शिवरामपल्ली के एमआईएम कारपोरेटर आरिफ ने रियासती वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। राजेंद्र नगर सर्कल में मुनाकिदा एक इजलास में वजीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी की शिरकत के मौके पर एमआईएम कारकुनों ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तायद में नारे लगाए। मजलिस कायद अकबरुद्दीन अवैसी की सेहतियाबी और रिहाई के लिए हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में आयत करीमा का एहतमाम किया गया। एमआईएम कारकुन मोहम्मद हाजी के जेर एहतमाम मुनाकिदा इस आयत करीमा में स्कूल और मदरसे के तलबा व तालिबात ने अकबरुद्दीन अवैसी के लिए दुआ की। इस मौके पर एमआईएम कारपोरेटर सलीम बेग और यूसुफ नक्शबंदी भी मौजूद थे। इसके अफजल व मेराज खान कौमी सालमती कमेटी की जानिब से प्रकाशम हॉल गांधी भवन में 21वां जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। इस जलसे में अब्दुल रहीम कुरैशी सदर कुल हिंद तामीर मिल्लत, प्रोफेसर एस शुकुर डायरेक्टर उर्दू अकेडमी, खलीकुर रहमान कांग्रेस कायद के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ आवाज तंजीम की जानिब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इजलास में शरीक मुख्तलिफ कायदीन ने बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। तेलुगु देशम कायद एम.ए. सिद्दीकी ने कहा कि बरकी शरहों में इजाफे का असर अशिया जरूरिया पर भी होगा। सीपीआईएम कायद एम. श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत सरमायादारों के मफाद के लिए बरकी शरहों में इजाफा कर रही है। आवाज तंजीम के नामपल्ली डिवीजन सदर मोहम्मद अली ने हुकूमत से इजाफी शुदा बरकी शरहों को कम करने का मुतालबा किया। रेनबो ग्रुप ऑफ होटल पार्टनर मोहम्मद अनवर की दुख्तर नेहा फातिमा का अक़्द निकाह एम.ए. जुनैद के साथ कल शाम पवन गार्डन में अंजाम पाया। अक़्द निकाह में नौशा के दादा सफीउल्लाह के अलावा सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अराकीन असेंबली, मेयर माजिद हुसैन, साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, ए.के. खान, IPS ओहदेदार और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। हैदराबाद के छत्ता बाजार में वाक़िल अहमदी फंक्शन हॉल में गरीब जोड़ों की इज्तिमाई शादियां अंजाम दी गई। ओल्ड टायर मार्केट एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा इस तकरीब में 4 गरीब जोड़ों को रिश्ते अज़दवाज में बांधा गया। अलावा अजी एसोसिएशन की जानिब से नए जोड़ों को जरूरियात जिंदगी का सामान भी फराहम किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद यूसुफुद्दीन ने बताया कि पिछले 13 साल से गरीब नौजवानों की शादियों का सिलसिला जारी है। महकमे लेबर के ओहदेदारों ने पुराने शहर हैदराबाद के चार मीनार, गुलजार हाउस और मीर चौक इलाकों में दुकानों पर छापा मारते हुए 14 साल से कम उम्र वाले बच्चा मजदूरों को रिहा करवाया। इस मौके पर ओहदेदारों ने दुकान मालिकीन को नोटिस हवाले करते हुए अपनी दुकानों के साइन बोर्ड तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में तहरीर करवाने की हिदायत दी। कर्नूल के मज़ाफाती इलाके में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 60 से ज़ायद झोंपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हो गई। मुकाम हादसा पर आतिश प्रो अमले के पहुंचने तक झोंपड़ियां पूरी तरह से जल चुकी थी। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने मुकाम हादसा पहुंचकर मुतासिर अफराद से मुलाकात की। टीजी वेंकटेश ने मुतासिर अफराद को इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया।
امریکہ میں شدید برفباری کی وجہ سے تاحال 5 افراد کی موت واقع ہو گئی ہے۔ امریکی تاریخ کی شدید برفباری کی وجہ سے یہاں عام زندگی پوری طرح سے مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف جمع ہونے کی وجہ سے تمام شاہراہوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور عوام کو گھروں میں ہی رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ برفانی طوفان کی وجہ سے بوسٹن اور نیو یارک کے کئی علاقوں میں برقی سربراہی مسدود ہو گئی ہے۔ برفباری کی وجہ سے امریکہ بھر میں تقریباً 4000 پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، خبرنامے میں اب لیں گے مختصر سا وقفہ۔ مدنیز امپیریل آرٹ گیلری ہر سال کی طرح اس سال بھی نمائش میں دھوم مچا رہے ہیں۔ منفرد پیشکش، نایاب تغرے، گھڑیاں، پھول اور گلدستے، فرنیچر کی دنیا کی بے مثال تخلیق، ساگوان میں بنا ہوا یورپین ماڈل بیڈ روم سیٹ ایسا کہ آپ کی شادی بیاہ کی رونق کو دوبالا کر دے۔ ساری دنیا کے نادر و نایاب اشیاء کا بے شمار کلیکشن مدنیز امپیریل آرٹ گیلری پر، نمائش میں اجنتا گیٹ کے قریب سوسائٹی آفس کے پیچھے۔ کشمیر ہاؤس بیگم بازار سن 1947 سے مشہور آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنی دعوت کو یادگار بنائیے اصلی گرم مسالے، کرانہ آئٹم اور ڈرائی فروٹ، زعفران اور بری کے سودے کے ساتھ۔ یاد رکھیں، کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد۔ Shama Classic Basmati Rice 93943 77771. National news sponsored by JRS Group of Companies, Sofa World, the biggest furniture mall in South India. وقفے کے بعد آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہر ہفتہ نشر ہونے والے HM TV کے خصوصی پروگرام حالات حاضرہ میں مختلف شخصیات کے ساتھ مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے۔ آج کے حالات حاضرہ پروگرام کا موضوع ہے نفرت انگیز تقاریر۔ HM TV کے اردو نیوز کوارڈینیٹر خواجہ عبدالحمید شوکت، سابق پبلک پراسیکیوٹر عثمان شہید ایڈوکیٹ اور درگاہ پرساد ایڈوکیٹ کے ساتھ پیش ہے حالات حاضرہ۔ ناظرین، HM TV کے خصوصی پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حالات حاضرہ میں آج کا موضوع ہے ہیٹ اسپیچز، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں سابقہ ایڈیشنل پبلک پروسیکیوٹر عثمان شہید صاحب اور دوسرے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ درگا پرساد صاحب۔ آپ احباب کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ عثمان شہید صاحب، یہ ہیٹ اسپیچ کی اصل تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، ہیٹ اسپیچ لیگل ٹرمینالوجی نہیں ہے جی، یعنی قانونی اصطلاح نہیں ہے جی۔ کہیں بھی انڈین پینل کوڈ میں، کرمنل پروسیجر کوڈ میں، لا آف ایویڈنس میں یا کسی اور قانون میں ہیٹ اسپیچ جیسے لفظ کا ذکر نہیں آیا۔ یہ اخباری اصطلاح ہے، وہ بیش ہر انگریزی اخبار میں ہیٹ اسپیچ کا ریفرنس آتا رہتا ہے۔ اس کے معنی اردو میں صرف یہی لیے جا سکتے ہیں کہ ایسی تقریر جس سے نفرت پیدا ہو، یعنی نفرت انگیز تقریر، جس سے دو فرقوں میں زبان کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر تفرقہ پیدا ہو۔ درگا پرساد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی مقدمے سے پہلے کبھی ایسے کوئی مقدمے کی بات سننے میں نہیں آئی، دیکھنے میں نہیں آئی، ہیٹ اسپیچ کی بات نہیں آئی، نہ ہی اس پہ ڈیبیٹ ہوا۔ آخر کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے؟ اتنے سال ہوئے آزادی مل کر، اور اس سے پہلے بھی کئی ایسے تقاریر ہوئے ہوں گے مگر نوٹس میں نہیں آئے یا ایکشن نہیں ہوا، کیا وجہ کیا ہے؟ اکبر الدین اویسی صاحب سے پہلے ان کے والد صاحب پہ گزری ہے 1990 پہ دلی میں ایک مولانا جی صلاح الدین اویسی صاحب کے خلاف میں بابری مسجد توڑنے کے اس میں پیسے لیے بول کے پامپلیٹس، بینرز، ہر چیز دلی سے لے کے ہندوستان میں ان کو پورا بدنام کر دیا گیا تھا صلاح الدین اویسی صاحب کو۔ اس سلسلے میں صلاح الدین اویسی صاحب نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور مولانا صاحب کو کورٹ کو آنا پڑا دلی سے۔ اس کے بعد دونوں میں صلح نامہ ہوا۔ مولانا صاحب اس غلطی کو مان چکے ہیں کہ ہیٹ سپیچ ہو دو یا ڈیفامیشن ہو دو، اسی لیے ہندوستان کے جو بھی اخبار کے پیپر سے فرنٹ پیج پہ معافی نامہ مانگا جائے۔
तो मौलाना साहब ने माफीनामा मांगा है। ये हिस्ट्री रिकॉर्ड है। ये तो एक डिफॉर्मेशन की बात हुई। डिफॉर्मेशन उन्होंने इनको हेट स्पीचेस दिए, बाबरी मस्जिद तोड़ने के सिलसिले में इनको बदनाम कर दिया गया था। ये पैसे लिए पीवी नरसिम्हा राव जी से, चंद्रा स्वामी जी से, यानी इनके स्पीचेस को भी ऐड करके बहुत कुछ कर दिया गया था। बाद में मौलाना साहब ने अपनी गलती मानी और सारे हिंदुस्तान के पूरे पेपरों में फ्रंट पेज पे माफीनामा लिखे गया। उस्मान शहीद साहब, जहाँ पे हेट स्पीच की बात आ रही है तो मुख्तलिफ लोगों को ये है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, 121 दफा लगाया जा रहा है, मुल्क के खिलाफ गद्दारी, मुल्क के खिलाफ वेजिंग वार का दफा लगाया गया। तो क्या दफे लगाने के मामले में पुलिस जो है इंसाफ के साथ काम करती है, क्या जानिबदारी का मुजाहरा होता है, क्या हिस्सा है? जब कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दाखिल की जाती है या किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, रिटर्न और ओरल, उस कंप्लेंट पर एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर का ये फर्ज है, दस्तूरी हो और कानूनी, कि वो इस ताल्लुक से एक्शन ले। जो मवाद उसके सामने पेश किया जाता है, कंप्लेंट का कंटेंट्स या फिर ज़बानी तौर से जो इत्तला आती है जिसको वो लिख लेते हैं जनरल डायरी में, उसकी बुनियाद पर वो लोग अपने अक्लो फहम से काम लेते हुए, अपनी सीनियरिटी से काम लेते हुए, अपनी कानूनी इस्तेदाद के लिहाज से काम लेते हुए दफात लगाएं। यहाँ कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट के लिहाज से एसएसओ ने ये फैसला किया कि साहब इस पे 153 आयद किया जाए या इस पे 121 आयद किया जाए या फुला बहरहाल वो जितने भी दफात है उन्होंने कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए आयद किया है। ये दफात एज पर ला है या नहीं, इसका तस्वीर अदालत करेगी, जिसको डिस्चार्ज कहा जाता है। फर्ज कीजिए ये दफात गलत है तो या तो आप क्वाश पिटीशन डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी तहत दफा 482 के साहब ये जो दफात है ये गैर कानूनी है, इनको निकाल हज़फ कर दिया जाए। अंडर सेक्शन 235 एंड 245 सीआरपीसी के साहब मुझे इन दफात के तहत इन दफात में से निकाल दिया जाए, लेकिन इख्तियार तमीजी एज पर ला, यानी यू शुड एक्सरसाइज योर जुरिसडिक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कौन? ये एसएचओ का काम है। साहब, उस्मान शहीद साहब ने कहा कि एसएचओ को जो है कंप्लेन दिए तो कोर्ट के कंप्लेन एक्सेप्ट करते हैं, केस रजिस्टर करते हैं, लेकिन हालिया दिनों में देखने में ये आया है कि जब तक के ये हेट स्पीचेस के मामले में अदालत का इंटरफेरेंस नहीं हुआ, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों? क्या अदालत के मुदाखलत के बाद ही केस रजिस्टर होगा? पुलिस अपने तौर पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी? पहले तो पॉलिटिकली दे आर कोलूडेड ईच अदर, बाद में दे गॉट सेपरेटेड, खुला मिल गया, देयर इज नो रिलेशन, नाउ दे आर मोटिवेटिंग द केसेस। एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन पीपल हु आर गिविंग hate speeches are going against one community and telling in the newspapers or media, electronic media, we are secularism. In this generation, particularly Hyderabad people are not believing any political parties that they belong to a secular parties. उनको कोई काम करने के पहले अटकल पैदा करते हैं, इस वजह से कोई भी केस एक नतीजे पे नहीं आता है, दूसरा उत्पन्न हो जाता है। उस्मान शहीद साहब, आपके हमारे दुर्गा प्रसाद साहब की राय से साथ मुत्तफिक है कि सियासी हथकंडा है जो मौजूदा हालात रूनुमा हुए हैं। मेरा सवाल ये था कि पुलिस अपने तौर पर, हुकूमत अपने तौर पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? यहाँ पर अक्सर जो है शहरियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी का मामला हो या प्रवीण तुगालिया का मामला हो। पुलिस और हुकूमत अपने तौर पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? शहरियों के जानो मालो इज्जतो आबरू की हिफाजत का काम पुलिस का है और ये दस्तूरी फर्ज है, ये कानूनी फर्ज है और ये पुलिस की अहम ड्यूटी है। मैं ये कहूँगा कि मुकद्दस फरीजा है कि वो जैसा ही कोई वाकया या हादसा रूनुमा हो उस पर फौरी एक्शन ले। फर्ज कीजिए एक कत्ल हो जाता है, एक इंस्पेक्टर गुजर रहा है, उसके सामने कत्ल हो रहा है, तो वो क्या करेगा? वो खुद केस बुक करेगा, सो मोटो कहते हैं उसे कानून की जबान में। ये स्पीचेस जो हुए हैं अगर वाकईतन हेट स्पीच की तारीफ में आते हैं, जिसकी कोई तारीफ आज तक नहीं की गई है, हम सब फर्ज कर लेते हैं कि ये नफरत अंगेज, इसकी कोई इस्तिलाह नहीं है, अखबारी इस्तिलाह और ना कोई इसकी सराहत है। बिल्कुल, ये अखबारी इस्तिलाह कह लीजिए जी। तो मैं पहली मरतबा आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, ये अखबारी इस्तिलाह। ठीक है, चलिए मान लेते हैं नफरत अंगेज तकरीर है, तो इस तकरीर पर आपने तकरीर सुनी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मुतालिका एरिया मौजूद थे और वहाँ वो लोगों ने इन तकारीर को रिकॉर्ड भी किया। यही तकारीर नहीं, इससे पहले भी ऐसे सैकड़ों तकारीर हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी ड्यूटी है कि जैसे ही कोई जुर्म रूनुमा हो वो एफआईआर दर्ज रजिस्टर करे, उसके बाद तहकीक का आगाज। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे मामला का जो है
नोट लेने से इनकार करता है, नोट नहीं लेता है, तो कानून में क्या चाराजोई मौजूद है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप तहरीरी कंप्लेंट दिए हैं तो उसका सबूत होना चाहिए आपके पास। जी, मैं हर शहरी को, हर नाज़िर को जो आपके चैनल को इस वक्त देख रहा है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई खुदा ना करे कैसा को खुदा ना करे, अगर कोई ऐसा वाक़या हो ही जाता है, जैसा घर में चोरी होती है या रोड एक्सीडेंट हो जाता है या कोई चाकू चला देता है या कुछ होता है, तो आपका काम पुलिस को फौरी मुतल्ला करना और उससे एक्नॉलेजमेंट लेना है। आपका हक है, आप रसीद का मुतालबा करें, और अगर वो नहीं देता है, फर्ज कीजिए ये कह के रख लेता है कि भाई ठीक है, हम कुछ अभी कंसिडर अब मैं गौर करूंगा, तो तब आप उसको रजिस्ट्री पोस्ट कर दीजिए, वो पुलिस ऑफिसर को कीजिए, उसके आला अहदेदार को कीजिए, जितने चाहे अहदेदारों को आप कंप्लेंट देकर रसीद दे लीजिए। आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये कहकर रिट दाखिल करें कि पुलिस ने अपने फराइज की अदायगी में गफलत की है, मुजरिमाना कर सकते हैं। उनको ये हिदायत की जाए कि केस रजिस्टर करें, इन्वेस्टिगेशन टेकअप करें, मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वरना ताअत्तुल से ये होगा कि शहादत तलब हो जाएगी। इसलिए पुलिस का काम ये है कि जैसे ही कंप्लेंट आए उसको दर्ज रजिस्टर करें, FIR इशू करें, उस पर कार्रवाई का आगाज करें। प्रसाद साहब, हम देखते हैं कि इलेक्शन में इलेक्शन कोड जो होता है 10 बजे के बाद तकरीर की गुंजाइश नहीं होती, और हमने देखा कि बिहार में LK आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको रोक दिया गया स्टेज पे, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पहुंचकर उनको 10 बजे के बाद तकरीर करने का मौका नहीं दिया। यानी आप देखिए कि कोर्ट को किस तरह नाफिज किया गया। तो यहाँ पर भी जहाँ भी तकरीर होती है पुलिस के परमिशन से होती है, और पुलिस भी मौजूद होती है अक्सर जलसों में, अक्सर पब्लिक मीटिंग्स में। तो जब पुलिस को यह मालूम हो रहा है कि फला स्पीकर जो है हेट स्पीच कर रहा है, तो ये लोग जो है साउंड सिस्टम पर कंट्रोल क्यों नहीं रखते, और वो हेट स्पीच करने वाले लीडर या जो है रिप्रेजेंटेटिव को रोकते क्यों नहीं? मेन चीज ये है, हुकूमत जिससे टाई अप होती है उसको फुल लिबर्टी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। जब तक रिलेशन हुकूमत से है, फलाने शख्स हो दो या फलानी पार्टी का हो दो, ये समझिए कि उसके 10 उंगलियां घी में है, वो कुछ भी चाहे कर सकता है। जब उसका टाई अप टूट जाता है तो आम पब्लिक की तरह, आम पार्टी की तरह जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई चालू हो जाती है। नहीं, मैं आप यहाँ पे सियासी बात की नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस तरह कोर्ट इलेक्शन कोर्ट को सख्ती से नाफिज किया जाता है, उसी तरह इन जलसों के दौरान में उन्हें पूरी गुफ्तगू करने का मौका क्यों दिया जाए। अब किसी कायद ने, किसी लीडर ने हेट स्पीच की, 1-2 अल्फाज उन्होंने कहे, और उनको वहीं पे रोक दिया जाए, जलसा वहीं पे रोक दिया जाए, साउंड सिस्टम बंद कर दिया जाए, पुलिस वहां होती है। अगर ये इक़दाम किया जाए तो मजीद डैमेज को रोका जा सकता है। ये तो सही बात है, मगर वहाँ पर पुलिस अगर कोशिश करके माइक भी बंद करे हैं तो वहाँ पर कम्युनल फीलिंग हो जाती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो दो, वहाँ पर कम्युनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए पुलिस भी सोच समझ के जो हो रहा है होने दो, बाद में तो कानून तो है ही, कानूनी कार्रवाई करेंगे बोलती है पुलिस। हेट स्पीचेस जो हम कह रहे हैं, इसको पूरी तरीके से रोकने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? जराइम होते हैं, होते रहेंगे, दुनिया कानून अगर सख्त हो तो कानून कितना भी सख्त हो। देखिए, आप दिल्ली में जो रेप केस हुआ, गैंग रेप केस 16 दिसंबर को, उसके बाद कितने हंगामे हुए। आप बहसियत टीवी एंकर के, बहसियत टीवी इस एसोसिएशन के अहदेदारों के होने के आप वाकिफ हैं कि कितने डिबेट हुए, कितने हंगामे हुए। यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये कह दिया कि मैं भी चाहता था कि उस जुलूस में शामिल हो जाऊं। उसके बाद कितने हुए? तकरीबन 400 रेप केसेस हुए, बल्कि उससे ज्यादा हुए। तो क्या हम ये बात समझ कर हर किसी को इजाजत दे दें कि वो इस किस्म की इश्तिहार अंगेज़ तकारीर करते रहें, अपने तौर पर कोई इक़दाम न किया जाए, हुकूमत के लेवल पर कोई इक़दाम न हो? नहीं, मेरा वो कहने का मतलब, आपने सवाल किया कि क्या जराइम को रोका जा सकता है? जराइम की बात नहीं, इस किस्म की जो इश्तिहार अंगेज़ तकारीर हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए कानूनन क्या मवाद मौजूद है? ये कानून, यस, ये बहुत ही सही पर्टिनेंट क्वेश्चन है। कानून में दफा 153 अलिफ के तहत साफ और सीधा IPC 153A IPC में साफ और सही तौर पर कह दिया गया है कि अगर आप अल्फाज के जरिए, अगर आप हरकत के जरिए किसी और तरीके से, जैसे पेंटिंग से, ये है वो, आप किसी और तरीके से नफरत पैदा करेंगे दो फिरकों के माबैन, दो मज़ाहिब के माबैन, या दो जबान बोलने वालों के माबैन, दो इलाके के लोगों के माबैन जो अलग अलग उसके हैं, टेरिटरी के हैं, तो उसके ताल्लुक से 153A में ये गुंजाइश है कि पुलिस कार्रवाई करे, जिसकी सजा 3 साल है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी इख्तियार है कि ऐसे शख्स को इलेक्शन लड़ने न दिया जाए जो
جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے, ناٹ دیٹ از انوالوڈ. اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے خلاف چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے, ایف آئی آر کے بعد چارج شیٹ کا اسٹیج ہے, چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے, ان لوگوں کو بھی الیکشن لڑنے نہ دیا جائے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ تقریر کرتے ہیں تو آڑ لیتے ہیں صاحب ہم کو آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, دستور ہند کی دفعہ آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت ہم کو رائٹ ٹو ایکسپریشن ہے, ہم کو اظہار خیال کی آزادی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے 1952-56 سے لے کر آج تک متعدد بار کہا ہے کہ صاحب اس رائٹ ٹو ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لامحدود آزادی دے دی گئی ہے اظہار خیال کی یا اظہار تحریر کی, بلکہ اس پر ریزنیبل ریسٹرکشن عائد کیا جانا چاہیے. اب وہ ریزنیبل ریسٹرکشن کیا ہے؟ 153 یہ ہے, سزا دے رہے ہیں آپ کو. تقریر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ وہ تقریر 2 گھنٹے تک مکمل سنا ہوں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں سنا ہی بات کہہ رہا ہوں, میں خود سنا ہوں, میں نے تجزیہ کیا ہے ایک لیگل مائنڈ کی حیثیت سے, ناٹ جب میں ان کا پولیٹیکل رائیول ہوں یا میں ان کا پولیٹیکل دوست ہوں, ایسا کوئی نہیں ہے, صرف ایک لائر کی حیثیت سے. یہاں پر اکبر الدین اویسی صاحب کی بات نہیں بلکہ جو ہے نا ایک عام بات ہو رہی ہے کہ یہ اس قسم کے جو تقاریر ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہونا چاہیے سرکاری سطح پر اور سماجی سطح پر, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو ہے نا قانون میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے؟ قانون میں 153(a) کے بعد ایک اور گنجائش یہ رکھی جائے, وہ یہ کہ اگر کنوکشن ہو جائے, سزا ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ ہیٹ اسپیچ ہے, تو پھر آپ ایسے شخص کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ دیں. ایک پابندی عائد کی جائے. یہ تو سیاسی قائدین کی بات ہے, یا میں بحیثیت لائر کھڑے ہو کے کچھ بھی کہہ دوں تو میرے خلاف بھی تحدیدات عائد ہونی چاہیے. جیسے تحدیدات ہم یہ اس سلسلے میں لا کمیشن ایک سمپوزیم یا یہ کہ ایک کانفرنس بلائی جا سکتی ہے کہ صاحب ایسے افراد پر پابندی عائد کرنے کے لیے مزید قانونی پابندیاں کس طرح, سختیاں کس طرح عائد کی جا سکتی ہیں. اس کے لیے عوام میں ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ موجودہ قانون اتنا بااثر نہیں ہے ایسے تقاریر روکنے کے لیے. یو آر رائٹ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا حالات حاضرہ پروگرام. آپ نے شرکا کی رائے سنی کہ ہیٹ اسپیچز یعنی تنفر پیدا کرنے والے تقاریر کی روک تھام کے لیے موجودہ قانون مؤثر نہیں ہے, اس میں ترمیم کی ضرورت ہے, اور ترمیم سے بڑھ کر پولیس عہدیداروں میں ہمت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے طور پر کارروائی کرے تاکہ عوام میں اعتماد بحال ہو سکے, اور حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے تقاریر کی روک تھام کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے. یہ تھا اس ہفتے کا حالات حاضرہ پروگرام. آئندہ ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے حاضر. عبدالحمید شوکت اور HM TV کی ٹیم کو دے اجازت. اور اب آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. ہیڈ لائن اسپانسرڈ بائی کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد. پارلیمنٹ پر حملے کے ملزم افضل گرو کو دی گئی پھانسی, بی جے پی کی جانب سے خیر مقدم, ملک بھر میں ہائی الرٹ. بوتسا ستیہ نارائنا کی دہلی میں آزاد سے ملاقات, ریاست کی سیاسی صورتحال پر کیا تبادلہ خیال. گنٹور میں بابو اور نلگنڈا میں شرمیلا کی پد یاترائیں, بدعنوانی پر بابو کی حکومت پر تنقید. ایرانی کپ میں امباٹی رایوڈو کی شاندار سنچری, آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کل ہوگا ٹیم کا اعلان. ناظرین, اردو خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے HM TV. بلیٹن اسپانسرڈ بائی کشمیر ہاؤس بیگم بازار حیدرآباد. چندا ماما دور کے بولے الصفا ملک ضرور دے, خالص دودھ آیا ہے اس میں نہیں کچھ ملایا ہے, مننے کو پلایا ہے بڑا ہی مزہ آیا ہے. زندگی کے ہر موڑ پر الصفا ڈیری ملک, the real taste of India.
कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे